हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशीर छतवानी। पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को समझा था। बेसिकली ये क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। अब तब इंट्रोडक्शन के बाद मैंने कहा था कि अगले वीडियो से हम डिटेल से इनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में, और एक अपन बात करने वाले हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि सारे ही कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में हम दो दो कॉन्सेप्ट्स को और कन्वेंशंस को कवर करते हुए इसे कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं सर, चलिए। तो आज की आपकी पहली कॉन्सेप्ट जो हम लर्न करेंगे वो है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यावसायिक सत्ता या पृथक सत्ता या पृथक अस्तित्व अवधारणा। का मतलब क्या है? हमारी अकाउंट्स की दुनिया में ये है बिजनेस और ये है ओनर, और ये दोनों अलग माने जाते हैं। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद शायद आपको ये समझ में आएगा कि क्यों कैपिटल जो होती है वो बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में होती है। अगर आप कॉमर्स की दुनिया के हैं तो ये बात आपने देख रखी है, और नहीं है और अब कॉमर्स की दुनिया में आए हैं तो अब आप इसको जल्दी ही देखेंगे कि जब बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट में कैपिटल जो होती है वो लाइब्रेरी साइड में होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। सोचिए, पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये बैंक वाले हैं। अगर हम बैंक से मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए लेते, तो क्या हम इसकी अकाउंटिंग करते? बिल्कुल हम इसकी अकाउंटिंग करते, और हम ये कहते कि 5 लाख हमारे पास आया है और 5 लाख रुपए की हमारे लिए लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। एज सिंपल एज दैट, पैसा हमारे पास आ रहा है और हमारी लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है, और आप इस बात को अग्री करेंगे। अब सोचो, 5 लाख रुपए बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाए, दैट इज इसके पास जो घर में पैसे पड़े थे या इसने अपने पेरेंट्स से पैसे लेके या कहीं से भी पैसे लेके इसने 5 लाख रुपए धंधे में लगाए। इनफैक्ट बैंक तो बाद में पैसे देता है, ओनर पहले पैसे लगाता है। तो क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, कि हम इस पैसे को रिकॉर्ड करेंगे। और इसमें भी वही सीन है कि हमारे पास कैश आ रहा है एंड बिजनेस इज लायबल टुवर्ड्स दैट पर्सन। इतनी सिंपल बात है। होता क्या है कि हम जनरली दुकान मेरी है ये बोल के दुकान को और व्यक्ति को अलग अलग नहीं कर पाते। हमको लगता है दुकान ही व्यक्ति है, व्यक्ति ही दुकान है, जो है सब यही है। हो सकता है वो सब कुछ हो, कानून की नज़र में हो सकता है वो सब कुछ वही हो, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा हमेशा ओनर को अलग एंटिटी मानना है और व्यापार को एक अलग एंटिटी मानना है, और दोनों को अलग अलग लेके चलना है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। ठीक है, ओनर का पैसा ओनर का पर्सनल पैसा है, बिजनेस का पैसा बिजनेस का पैसा है। आपको उन दोनों को मिक्स नहीं करना है। जब बैलेंस शीट आप देखते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं, बैलेंस शीट आप देखते हैं और बैलेंस शीट के अंदर आप कैश पाते हैं कि कैश लिखा हुआ है मान लीजिए 3 लाख रुपए। तो ये लिखा हुआ है कि 3 लाख रुपए बिजनेस के पास है। हो सकता है कि ओनर के पास उसके अलावा और 5 लाख रुपए हों। तो ये 5 लाख इसका पर्सनल कैश है, 3 लाख रुपए जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो बिजनेस का कैश है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अकाउंट जो आप करते हैं वो आप बिजनेस के लिए करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग नहीं समझ पाते। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ, जब बच्चा नया नया रहता है तब पूछने में भी आता है और वो अटकता भी है। मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आप बताओ, बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? तो जनरली जवाब निकलता है कि सर पैसा जाएगा, एंड दे आर राइट। अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो बंदे का पैसा जाएगा, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ? वो बिजनेस में आएगा। तो अगर इसका देखा जाए तो मोटे तौर पे क्या होगा, इससे ओनर्स कैश कम हो जाएगा और बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा। और हम कहते हैं कि हम एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैश इज कमिंग टू द बिजनेस, कैश आ रहा है व्यापार में। जिनको जनरल आती है बता दूं, कैश आ रहा है और देने वाले का नाम है ओनर, और हम इस तरह की एंट्री पास करते हैं कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैश आ रहा है व्यापार में। चलिए और बात करते हैं अब। तो आप याद रखिएगा कि कैपिटल और ड्राइंग दो वर्ड है जो बार बार आते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसे देता है तो हम इसे नाम देते हैं कैपिटल।
और कभी कभी वो बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है अपनी डोमेस्टिक नीड्स के लिए, अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए। उसको इस ओनर का भी बच्चा होगा, हो सकता है, तो उसकी फीस उसको भरनी होगी, इसके घर में फैमिली है तो उनका भी खर्चा उसको उठाना है, तो बिजनेस से पैसा ले भी सकता है और उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो जो पैसा ये लगाएगा बिजनेस, जैसे मान लीजिए कि मान लेते दो कहानियां कि इसने 5 लाख रुपए लगाया, तो इसने बिजनेस के अंदर कैश लगाया, कैश आ रहा है और बिजनेस कभी ना कभी ये पैसा इसको वापस लौटाएगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। और मान लेते हैं कि इसने 1 लाख रुपया अपनी फैमिली के लिए ले लिया, तो ये माना जाता है कि बिजनेस ने इसका 1 लाख रुपया लौटा दिया और बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई। तो जब हम शुरू में होते तो इतने कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, पर ओवर द ईयर्स अपने को समझने ही पड़ते हैं। तो जो पैसा निकाला जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं। हाँ, ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल में से घटाया जाता है। हाँ, क्योंकि ओनर ने ही लगाया था उसी पैसे को कैपिटल कहा, और ओनर ने ही निकाला उसी को ड्राइंग कहेंगे, तो उसकी कैपिटल में से लेस होता है। लेकिन ये सारा कहाँ होता है? ये सारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होता है। और लायबिलिटीज क्यों है ये? क्योंकि ये पैसा जो आज ओनर ने लगाया है, बिजनेस उसे लौटाएगा कभी ना कभी, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ लाइफ ये पैसा बिजनेस रिटर्न करेगा। कब करेगा वो भी बताऊं? जब बिजनेस बंद किया जाएगा ना, जब बिजनेस बंद किया जाएगा तो सारे बर्तन भांडे बेचे जाएंगे, जो भी है सब बेचा जाएगा, पहले बाहर के लोगों का पैसा चुकाया जाएगा और उसके बाद ओनर का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। चलिए, के बाद है, ये जो आपकी अवधारणा है वो यूनिवर्सल है, मतलब चाहे आपका व्यवसाय का कोई भी संगठन प्रारूप रहा हो, जैसे आपका व्यापार क्या होगा, या तो सोल प्रोप्राइटर होगा, या एक से अधिक लोग होंगे, पार्टनर होंगे जो कि 50 तक हो सकते हैं, या कंपनीज होती हैं जिसमें आम जनता होती है, कि जिसमें कितने भी लोग हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड के मामले में। तो कहने का मतलब है उन सब में ही बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है और ओनर का अस्तित्व अलग होता है। इसे नाम देते हैं कैपिटल, इसे नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और स्टॉक कंपनीज के मामले में इसे नाम देते हैं शेयर कैपिटल। अब एक बात है, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर को एक ही माना जाता है। बिजनेस और ओनर को एक ही माना जाता है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो वहां पे भी बिजनेस और पार्टनर्स को एक ही माना जाता है, उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। लेकिन कंपनी में बिजनेस को अलग माना जाता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अलग माना जाता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अकाउंटिंग वाइज भी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, लॉ वाइज भी सेपरेट एग्जिस्टिंग है, लेकिन जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप है, इनमें अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट एग्जिस्टेंस होता ही होता है, लेकिन लॉ वाइज इनका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो यानी अगर बिजनेस की कोई खराब आइटम खा के कोई मर गया, बिजनेस की खराब आइटम खा के कोई मर गया, तो बिजनेस, तो वो ओनर बोल देगा मेरा तो एग्जिस्टेंस नहीं है, बिजनेस को पकड़ो, तो बिजनेस को नहीं पकड़ा जाएगा, वहां ओनर को ही पकड़ा जाएगा। वहां कानून उस व्यक्ति को ही सजा देगा। तो कानूनी एस्पेक्ट अलग है, अगर आप लॉ की पढ़ाई भी करते हैं या की है तो वहाँ अलग सीन है। अकाउंट्स में तो हमेशा सिंपल सीन है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। हो सकता है मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपकी क्लियर चीज़ें हो जाए। तो अब इससे कुछ बातें निकल के आई है जो मैंने बातें बताई है। बिजनेस अलग होता है, व्यापार अलग होता है, बात समझ में आ गई है। एक और बात है कि बिजनेस में जो पैसा लगाया गया है, बिजनेस उस पैसे को लौटाएगा, बिजनेस उस पैसे को लौटाने के लिए उत्तरदायी है। एक बात और बता दूं, ये जो होता है, मान लो इसने 5 लाख रुपए लगाया, तो वैसे ही इस नीयत से लगाता है कि मेरा 5 लाख आगे चल के 6 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। जैसे आदमी जुआ खेलता है, तो क्या होता है, जुए में पैसे लगाता है, और वो पैसे लगाता है तो वो सोचता है डबल हो जाएंगे, ट्रिबल हो जाएंगे, ये सोच के वो पैसे लगाता है कि वो बाद में वो पैसा फिर मैं निकाल लूंगा, जीत जाऊंगा फिर निकाल लूंगा। उसी तरह ओनर भी, लेकिन वो जुआ तो फिर भी गलत है, इलीगल हो गया, बिजनेस करना प्योर लीगल है। तो अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया है तो उस आइडिया को साकार रूप देने के लिए वो एक बिजनेस करता है, और बिजनेस करने के लिए वो पैसा लगाता है, और बिजनेस ने ये पैसा लिया है, ठीक है, तो बिजनेस उस व्यक्ति के प्रति लायबल है, उस ओनर के प्रति लायबल है, और कभी ना कभी वो पैसा रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद है, और जैसे वापस मैं एक एग्जांपल वही वाला देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमने बैंक से पैसा लिया होता, तो हमारी बैंक की तरफ लायबिलिटी होती
इसी तरह ओनर ने पैसा लगाया है, या कहें व्यापार ने अगर ओनर से पैसा लिया है तो बिजनेस इसके प्रति भी लायबल है, और इसे एज अ क्रेडिटर देखा जाएगा। लेकिन ये एक इंटरनल क्रेडिटर होता है। जैसे सोचो कि अगर हमने किसी से 30,000 का माल खरीदा, हमारे बिजनेस ने 20,000 का किसी से माल खरीदा उधार, तो हमें पैसे उसको देने ही होते हैं, और जब तक हम दे नहीं देते उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर कहते हैं। तो इसके पैसे बाकी चल रहे हैं तो इसे क्रेडिटर कहेंगे। इस तरह ओनर के पैसे भी व्यापार में लगे हुए होते हैं, बाकी होते हैं, तो उसे भी क्रेडिटर कहेंगे, लेकिन इसे इंटरनल कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। एक और बात है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, या गौर किया होगा तो आप सोचिए कि बैलेंस शीट के अंदर क्यों आपको इस तरह की चीज़ें समथिंग नहीं दिखाई देती, जैसे कूलर होता है, फ्रिज होता है, और इसके अलावा घर में जो काम आने वाले किचन के सामान होते हैं वो आपको क्यों नहीं दिखाई देते। बहुत सिंपल रीज़न ये है, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो हम बैलेंस शीट बिजनेस की बनाते हैं, तो उसके अंदर वही एसेट्स आते हैं जो बिजनेस के हैं, जिन पे व्यापार का मालिकाना हक है। और ये जो चीज़ें होती हैं, कूलर, फ्रिज, किचन अप्लायंसेस, ये घर में काम आने वाली चीज़ें हैं, ये ओनर्स के पर्सनल असेट्स होते हैं। ठीक है। तो ओनर की पर्सनल दुनिया अलग होती है, का पर्सनल बैलेंस शीट अलग हो सकता है, बिजनेस का बैलेंस शीट अलग होता है, आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है। और एक और बात है, ओनर ने जैसे मान लीजिए कुछ भी करता है, तो हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे ओनर मूवी देखने गया, 200 रुपये खर्च किए, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मूवी देखने के लिए 200 रुपये वो बिजनेस में से लेके गया, अगर उसने दुकान का जो गल्ला होता है, या जिसको आप तिजोरी बोल लीजिए, अगर उसने दुकान के पैसे में से पैसे निकाले हैं और वो मूवी देखने गया है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। वो कौन सी मूवी देखने गया हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपली हम इसलिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि वो जब बिजनेस में से पैसा उठाता है तो बिजनेस का कैश जा रहा है, और इस चीज़ को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो बीइंग एन अकाउंटेंट आप समझ लीजिए कि अगर आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं और आपकी आंखों के सामने दुकान का ओनर दुकान में से पैसे निकाल रहा है, तो आपको उसे रिकॉर्ड करना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें क्या, ये तो दुकान के सेठ जी का है, ले जाएं तो पूरा पैसा ले जाएं, हमें क्या करना। नहीं, अकाउंटेंट का धर्म है, वो उससे पूछेगा ओनर से कि सर आपने रात को कितने पैसे उसमें से लिए थे, या अभी कितने दे रहे हो, और से वो जानेगा, समझेगा और रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद एक बार के लिए 200 छोड़ो, मान लो 2,000 रुपये है, ओनर 2,000 रुपये ले गया, आपने 2,000 रिकॉर्ड कर दिए, फिर उसने 2,000 रुपये से मूवी देखी, बच्चे को ड्रेस दिलाया, स्कूल के जूते दिलाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। तो जब मैं कहता हूँ तो एमसीक्यू में आपसे पूछेगा कि है ना, पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर के रिकॉर्ड नहीं होते, ऐसा क्यों होता है, तो आपको जवाब देना है पृथक अस्तित्व अवधारणा की वजह से होता है। कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। ठीक है। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, सभी तरह की संस्थाओं पे लागू होता है, क्योंकि हम अकाउंट्स की दुनिया के हैं। अकाउंट्स में चाहे किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप रहा हो, आपको ये एप्लीकेबल है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ही आपको कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाई देती है। और अगर ओनर कुछ पैसा या माल निकालता है, मान लो किराने की दुकान, जनरल शॉप है, जनरल है ना, ग्रॉसरी, एक 10 किलो का चावल का बैग होता है, की कीमत मान लेते हैं 600 रुपये होती है। अब ओनर ने अपने घर के लिए 10 किलो का चावल का बैग लिया, तो क्या आप इसे रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल इसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स इज गोइंग आउट, गुड्स इज गोइंग आउट। और इसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे? उसे हम उसकी कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे, चाहे कैपिटल नाम लिख के एडजस्ट करें, चाहे ड्राइंग नाम लिख के एडजस्ट करें, लेकिन हम उसे एडजस्ट करेंगे। के बाद है इनकम टैक्स। सपोज करो ये है बिजनेस और ये है व्यापारी। एक मैं कहानी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस व्यक्ति का ये बिजनेस है, इसके अलावा इस व्यक्ति की हाउस प्रॉपर्टी है, ये व्यक्ति एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। मान लेते हैं कि ये सबसे 3 लाख रुपए कमाता है, 3 लाख रुपये बिजनेस से कमाता है, 3 लाख रुपये प्रॉपर्टी का किराए से कमाता है, पार्ट टाइम सैलरी से कमाता है। तो 9 लाख रुपए इसकी कमाई है, और ये भी मान लेते हैं कि 80,000 रुपये इसने चुकाना है इसको। तो इसने जो 80,000 रुपये का टैक्स है
वो इसने पैसा दुकान में से निकाला, तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे या नहीं? पहली बात है कि हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 80,000 का टैक्स है, ये क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है, क्या ये व्यापार का खर्चा है? तो उसका जवाब है नहीं, ये व्यापार का खर्चा नहीं है। आपको ये बात अकाउंट्स में समझनी पड़ेगी कि दो तरह के खर्चे होते हैं, व्यापार के खर्चे और पर्सनल खर्चे। पर्सनल खर्चा मतलब व्यापारी के पर्सनल खर्चे। तो ये जो इनकम टैक्स है, क्योंकि इसको देना पड़ेगा, ये इसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। क्योंकि आप बाद में इनकम टैक्स का भी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इनकम टैक्स व्यक्ति पे लगाया जाता है, ना कि व्यापार पे लगाया जाता है। जो जीएसटी होता है वो व्यापारिक सौदों में लगता है, जो इनकम टैक्स होता है वो व्यापारी पे लगता है। जितनी वो इनकम अर्न करता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, जो ऊपर टैक्स लगता है वो उसे देना पड़ेगा। तो ये इसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो उसने अगर से 80,000 बिजनेस से निकाला है, तो इसमें कैश बिजनेस में से कम हो जाएगा, एंड द सेम टाइम आप इसे कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस। इसी तरह से अगर इसने अपने परिवार के खर्चे के लिए या अपने फैमिली के खर्चे के लिए कुछ पैसा व्यापार से निकाला, ठीक है, मान लीजिए व्यापारी की जेब में पैसा नहीं है और व्यापारी के कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ गए खाना खाने, 1500 रुपये का बिल आया और वो 1500 रुपये उसने दुकान में से लिए, तो ये एक उस तरह का उसका पर्सनल एक्सपेंस है और वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है। एक क्लियर पिक्चर समझने की कोशिश कीजिए कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, आप इनको मिक्स नहीं। बिजनेस हाउस, दिस इज द बिजनेस हाउस शॉप, और ये है आप ओनर, ठीक है, ओके। ये कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंट कि आप सही प्रॉफिट तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। आप इसको लगातार फॉलो करोगे तो ही आप इसका सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे, वरना तो क्या होगा, अगर आप बिजनेस के खर्चे और उस व्यापारी के पर्सनल खर्चे दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपके बिजनेस के रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। मैं यहाँ तक बता दूँ कि मान लो आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हो, आपके घर में दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक बाइक है, एक स्कूटी, और इन दोनों में ही आप पेट्रोल भराते हो। ये बाइक या स्कूटी, स्कूटी ऐसे शॉप रखें, मान लेते हैं स्कूटी आपको शॉप पे काम आती है, तो इसका वाला जो 400 रुपये का पेट्रोल है वो बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, और जो बाइक आपने घूमने के लिए है, जो ओनर के घूमने के लिए है या पर्सनल फैमिली के काम से रखी हुई है, तो वो जो होगा वो इसका पर्सनल एक्सपेंस होगा। तो मान लीजिए इसमें 300 रुपये का तेल भरा है, तो आप 700 रुपये पेट्रोल का खर्चा हो गया। मुंह जबानी आम लाइफ में ये बोलता है कि आज मैंने 700 का पेट्रोल भराया, लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 400 रुपये का खर्चा बिजनेस के बुक्स में लिखा जाएगा, और 300 रुपये का खर्चा जो है वो बिजनेस के बुक्स में नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर 300 रुपये इसने दुकान में से लिए हैं तो वो 300 रुपये हम लिखेंगे, लेकिन फिर वो उसे हम ड्राइंग्स मानेंगे, ठीक है। पेट्रोल एक्सपेंस एक अलग कैटेगरी है एंड ड्राइंग्स एक अलग कैटेगरी है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा दिया। इसके बाद आप आज का जो हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है आपका डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल है, बताता हूँ। जो भी ट्रांजैक्शन व्यापार में होगा, जो भी व्यापार में सौदा होगा, उसके उससे कम से कम दो रिजल्ट निकल के आएंगे, दो मिनिमम रिजल्ट निकलेंगे। जैसे जब मैं कहूँगा माल बेचा, तो माल बेचा में एक बहुत आपको ऑब्वियस रहेगा कि इसमें गुड्स हमारा गया, लेकिन इतना भर कह देना या सोच लेना काफ़ी नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा कि माल बेचा तो और क्या हुआ। और ये हो सकता है कि हो सकता है आपका कैश आए, हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा आए, और हो सकता है आपका डेटर क्रिएट हो जाए। इनमें से कुछ भी एक हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपने माल बेचा तो या तो बदले में कैश आ जाएगा, या माल बेचा तो आपके पास चेक से पेमेंट आ जाएगा या यूपीआई से पेमेंट आ जाएगा। ऑनलाइन ट्रांसफर आजकल होते हैं फटाफट। क्या क्या अगर उसने कहा मैं बाद में दूंगा, आपके लिए एक डेटर क्रिएट हो जाएगा, पर आपको हर एंट्री का डुअल एस्पेक्ट जज करना पड़ेगा। ये एक बेसिक बुनियादी चीज़ है, अगर ये नहीं होती तो बात नहीं बनेगी। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है कि आपका जितना डेबिट रहेगा उतना क्रेडिट रहेगा। तराजू के ये दोनों पलड़े ऊपर नीचे नहीं होते, ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए, तो अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को अगर एक बार पढ़ सकें आप तो पढ़िए एक बार, देखिए। डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल। ये हम जो अकाउंटिंग सीखते हैं, जो हम सीखते हैं कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम,
उसका ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है, इसी पे आपका सब्जेक्ट इनफैक्ट टिका हुआ है। जितनी भी आप अकाउंटेंसी करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। और बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा बताएगा। और हर ट्रांजेक्शन के मैंने जैसे कहा कि इसमें कम से कम आपके 2 एस्पेक्ट होते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, तो आपने 10 लाख का गुड्स खरीदा, तो आपका गुड्स आएगा और एक तरफ जाएगा। तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं। फिर इनको समझ के हम फिर इनको रिकॉर्ड करते हैं। डुअल एस्पेक्ट होता है, ये आपको समझ लेना है। एक सिंगल वन, जैसे कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कभी झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों का कोई ना कोई रोल होगा। वहाँ मोर और लेस रोल हो सकता है। यहाँ अकाउंटेंसी पे जो ट्रांजेक्शन होता है उससे दोनों एस्पेक्ट बराबर हिट होते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल से बता दें कि जैसे सपोज करो आपने 8 लाख की ज़मीन खरीदी। अगर आपने 8 लाख की ज़मीन खरीदी तो आपके पास लैंड आएगा। हमेशा आप मानिएगा कि किसी ट्रांजेक्शन में जो व्यक्ति रिसीवर वो गिवर भी होता है। जब अपन ने ज़मीन खरीदी तो क्या होगा कि हमें लैंड रिसीव होगी, तो हम रिसीवर भी हैं और हमें बदले में 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो हम गिवर भी हैं। तो डुअल एस्पेक्ट होता ही होता है, 2 पक्ष होते हैं। कहा कि प्राप्ति पहलू होता है, यानी कि रिसीवर एंड होता है और एक गिवर एंड होता है। ये सारा है लिखा हुआ, आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। बोल दिया है तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें निकल के आती हैं। एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, वो इस फुल एस्पेक्ट का ही रिजल्ट होती है। तो आप हमेशा पाएंगे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन पाएंगे कि बिजनेस में जो असेट्स होते हैं उसके उतने ही लायबिलिटीज होते हैं। सपोज करो एक बिजनेस के अंदर मशीन 25 आइटमें और हो सकती है। आप क्या जाएंगे देखेंगे, ये वाला साइड जो होता है लायबिलिटी साइड बोलते हैं, उसका टोटल भी 50 लाख। अब एक बात और, उसका फर्दर क्लास 50 लाख बिजनेस में 50 लाख रुपए। तो देखिए, या तो ओनर ने लगाया होगा, बिजनेस में रखा हुआ है मुझे पैसा, ओनर से आए, बाहर के लोगों से, बाहर के लोगों से आए बिजनेस। तो फर्दर इसको ये क्लासीफाई, टोटल लाइबिलिटीज की तरफ ब्रेक कर दिया। टोटल लाइबिलिटीज या तो कैपिटल होगी या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो दूसरा इक्वेशन ये भी हो सकता है कि असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, जो होता है बेसिकली बार बार कहा जाता है ये बराबर। और बात है, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी कहते हैं, तो जस्ट नाम चेंज किया है। और लाइबिलिटी को आउटसाइडर्स इक्विटी कहते हैं। किसका कितना हक है, तो असेट्स पे ओनर और बाहर के लोगों का हक होता है। ओनर के लिए हमने ओनर्स इक्विटी वर्ड यूज किया और बाहर वालों के लिए आउटसाइडर्स इक्विटी यूज किया। तो अगर मान लीजिए ये इक्वेशन हम इनको अगर आगे पीछे करें, आगे पीछे अगर ये असेट्स है तो हम इसको यहाँ पे लेके आ जाए, तो चीज को असेट्स में आउटसाइडर इक्विटी जाएगा तो पीछे की तरफ बैलेंस क्या बचेगा, ओनर्स इक्विटी। सिंपल है, मैं यहाँ ए बराबर होता है, तो अगर अगर आपको को इधर लेके आ जाए पीछे एल बचेगा। क्या क्या अगर अपन एल को इधर लेके आ जाए, एक और बात बता दो, ये वाला बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। ये वाला भी सही माना जाता है, लेकिन ये वाला मैथमेटिकली सही होते हुए भी प्रैक्टिकली सही नहीं होता। सपोज अभी देखो, बिजनेस में 50 लाख है, लाइबिलिटी साइड कितने की, लाइबिलिटी है 20 लाख, तो मैंने एग्जांपल दिया था। और कैपिटल कितने की, 30 लाख। तो ये बात समझ में आती है। अब अगर आपको 50 लाख के असेट्स में से, हाँ, 50 लाख 20 लाख की लाइबिलिटी घटा दी जाए, तो बाकी जो 30 लाख रुपए कैपिटल वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह आप ये कहेंगे तो 50 लाख में कैपिटल को हटा दिया जाए तो 20 लाख की लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि
जब बिजनेस पैसा लौटाता है, मान लो ये बिजनेस का समापन हो जाए, ये जो व्यापार है व्यापार का समापन हो जाए, तो ये जो 50 लाख रुपया है वो पहले को चुकाने में काम आएगा। यानी कभी आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जो स्वामियों का दावा होता है वो अवशिष्ट होता है, रेजिड्यूरी होता है या अंतिम होता है और अनिश्चित होता है। हरी भारी वर्ड है। बिजनेस का जो पैसा है, जब बिजनेस को वाइंड अप किया जाएगा, लोगों का पैसा लौटाया जाएगा, तो पहले बाहर के लोगों का पैसा लौटाया जाएगा, उसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो पैसा ओनर्स को लौटाया जाएगा। यानी ओनर्स का दावा अंतिम होता है, बचा खुचा यानी अवशिष्ट होता है। और ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे सीन हो सकते हैं कि आपके पास 50 लाख पूरे ना आए, लेकिन आपको यहाँ तो पूरे देने पड़ेंगे, फिर ओनर्स को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कम भी मिल सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि जो लास्ट वाला है वो थोड़ा सा असंगत है। मैथमेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन वैसे ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं होती। इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, तो अगर कहूँ तो आपका जो डबल एंट्री सिस्टम जो लुकास पैसिओली ने डेवलप किया वो इसी पहलू पे टिका हुआ है। ठीक है, और आप याद रखिएगा जो डुअल एस्पेक्ट है उसमें एक एस्पेक्ट को हम डेबिट करेंगे और एक एस्पेक्ट क्रेडिट करेंगे। और आप ये मान के चलिएगा, एक चीज़ तो होती है एस्पेक्ट, तो दो एस्पेक्ट होते हैं। कभी कभी पूछे कितने अकाउंट्स होते हैं, एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट होते हैं, टू नहीं बोलना है, आपको बोलना है एटलीस्ट टू। एक सौदे में कम से कम दो खाते प्रभावित होंगे, क्योंकि दो से ज़्यादा खाते प्रभावित हो सकते हैं। कैसे? सपोज करो आपने 50 लाख का सामान आपने कैश पे कर दिया, चेक से कर दिया, तो अब क्या होगा, एक तो आपका गुड्स आएगा, एक आपका कैश जाएगा और एक आपका बैंक बैलेंस जाएगा। यानी इसके अंदर तीन अकाउंट इन्वॉल्व है, स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये तो पहला अकाउंट हो गया। दूसरा कैश अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट। इसी ट्रांजेक्शन में पूछे कितने अकाउंट होते हैं, तो आपको बोलना है देयर शुड बी एटलीस्ट टू अकाउंट। दो अकाउंट तो कम से कम होंगे, दो से कम नहीं हो सकते, दो होंगे या दो से ज़्यादा। और जो आपका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का मैचिंग है वो भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। आपका ट्रायल बैलेंस आप देखते हैं दोनों तरफ बराबर बैठ जाता है, DRCR साइड, वो इसी एस्पेक्ट की वजह से होता है। बैलेंस शीट एक आपका असेट और लायबिलिटीज इक्वल हो जाता है, वो भी इसी की वजह से हो पाता है। और आपके जो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो पाती है A = L+C, वो भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। अब एक बात आप बुनियादी समझ लीजिए, ये आपको MCQ में कौन बहुत काम आएगा। डुअल एस्पेक्ट के चलते कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फर्स्ट बढ़ जाए और सेकंड एसेट्स भी बढ़ जाए। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक एसेट प्लस हो, बदले में आपका एक एसेट माइनस हो। ऐसा भी हो सकता है एक एसेट आपका एक लायबिलिटी प्लस हो जाए, ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन किसी ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दोनों असेट्स बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वापस ध्यान दीजिए, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं होता कि आपका पहला लायबिलिटी भी बढ़ जाए और दूसरा लायबिलिटी भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है एक लायबिलिटी प्लस हो जाए, साइमल्टेनियसली आपका एक एसेट्स प्लस हो जाए, या एक लायबिलिटीज आपका प्लस हो जाए, आपका एक लायबिलिटीज कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब इन सब के मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूँ, सुनने में टफ लगते हैं लेकिन बाद में आप इसको महसूस करेंगे तो बिल्कुल आपको सही लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है, ताकि जब आप अकाउंट्स करने बैठे तो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, इस कॉन्सेप्ट के चलते अगर आपकी एक एसेट्स बढ़ेगी तो आपकी दूसरी एसेट्स में डेफिनेट कमी आएगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने अगर मशीन खरीदी तो मशीन प्लस हो जाएगी और आपका कैश माइनस हो जाएगा। अब अगर आपका कोई एसेट बढ़ेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका लायबिलिटी बढ़ जाए। क्या होगा, जैसे आपने कोई लोन ले लिया, अगर आपने कोई लोन ले लिया तो क्या होगा, एक एसेट बढ़ेगा और एक तरफ आपका लायबिलिटी बढ़ेगा। और क्या हो सकता है, अगर आपका कोई लायबिलिटी बढ़ता है साइमल्टेनियसली आपका कोई लायबिलिटी कम हो जाएगा। चलो आपका क्रेडिटर आपका माथा खा रहा है तो आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर उसको निपटा दिया, आपका एक तरफ बैंक ओवरड्राफ्ट वाला लायबिलिटी बढ़ जाएगा और एक तरफ आपका क्रेडिटर वाला लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह से सपोज अगर आपका लायबिलिटी लास्ट में लिखा है, जब कोई एक सौदा है तो अगर आपका एक लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो हो सकता है आपका एक असेट भी रिड्यूस हो जाए। तो जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया था और उसे आप वापस चुका देंगे, एक तरफ आपका असेट जाएगा और लायबिलिटी रिड्यूस। तो ये सब डुअल एस्पेक्ट होते हैं।